वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री बुक का 7 चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे। दिस इज द वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही इजी एंड शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। बट अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल वे में समझना है देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, या फिर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो देखना है देन सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं, यानी कि उसमें किस तरीके से बदलाव आता है, वही सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, यानी कि इस चैप्टर में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा है आखिर इसका सोर्स क्या है। पहला है डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है प्रिंटेड बुक्स, तीसरा है पेंटिंग्स, चौथा है स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां, और पांचवा है टेक्सटाइल। दिस 5 were the main source of information of this chapter। इस चैप्टर में हमें यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो बेसिकली हमें इन्हीं सारे सोर्सेज से पता चलता है। नाउ नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर में जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस चैप्टर में जिस टाइम पीरियड की बात की गई है आखिर वो टाइम पीरियड कौन सा था। बेसिकली 14th सेंचुरी से लेकर एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि जब 17th सेंचुरी खत्म होता है, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड था, जो यूरोप का हिस्ट्री था, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में बता रखा है। 19th सेंचुरी के बाद से बेसिकली जितने भी यूरोपियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने रेनेसांस टर्म को यूज किया टू डिस्क्राइब द कल्चरल चेंजेस, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जो कल्चरल चेंजेस हुए थे, संस्कृति में जो बदलाव हुए थे, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली हिस्टोरियंस रेनेसांस टर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी कि पुनर्जागरण। रेनेसांस मीन रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? बेसिकली यूरोप में जो पुराना जो एंशिएंट ग्रीक एंड जो लैटिन कल्चर था, जो संस्कृति थी, जब उसका रिवाइवल होता है यानी कि उसको रीस्टोर किया जाता है, उसका पुनर्जागरण होता है, तब उसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए रेनेसांस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले रेनेसांस हमें इटाली में देखने को मिलता है, यानी कि यूरोप के जो इटाली कंट्री है वहां पे सबसे पहले रेनेसांस होता है, सबसे पहले कल्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, जैसे कि रोम, वेनिस एंड फ्लोरेंस। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ये जो रेनेसांस था, ये जो कल्चरल चेंजेस जो हुआ था यूरोप में, इसको एक स्विस स्कॉलर द्वारा एम्फसाइज किया गया था, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, एंड उनका नाम था जैकब बर्कहार्ट। एंड इन्होंने इवन एक बुक भी लिखा था, एंड उस बुक का टाइटल था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटाली, जो कि उन्होंने 1860 के टाइम पीरियड में लिखा था। एंड इस बुक में उन्होंने बेसिकली इटाली में जो रेनेसांस हुआ था, जो कल्चरल चेंजेस हुए थे, उसको डिस्क्राइब किया है। नाउ नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट के हेल्प के थ्रू इस पूरे ही चैप्टर को बहुत ही इजीली एंड बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले हम लोग इस फ्लो चार्ट के हेल्प से बहुत ही इजीली समझ लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग और थोड़ा डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। द फेनोमेना दैट मार्क द चेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन यूरोप इज रेनेसांस, यानी कि वो फेनोमेना जिसकी वजह से यूरोप के कल्चरल ट्रेडिशन में हमें चेंजेस देखने को मिले, वो था रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण या फिर रीबर्थ। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें रेनेसांस के बारे में ही बता रखा है। सबसे पहले हम लोग रेनेसांस के मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम लोग रेनेसांस के कजेस को समझेंगे, यानी कि क्या वो कारण थे, क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से यूरोप में हमें रेनेसांस देखने को मिला, यूरोप में हमें कल्चरल चेंजेस देखने को मिला। एंड उसके बाद हम लोग रेनेसांस के इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि यूरोप में जो कल्चरल चेंजेस हुए थे उसका क्या परिणाम निकलता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। रेनेसांस के मीनिंग के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ और द रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर, यानी कि यूरोप में जो पुराना जो एंशिएंट ग्रीक एंड जो लैटिन कल्चर था उसका जब रिवाइवल हुआ, उसको जब रीस्टोर
किया गया, सो उसी चीज को रेनेसेंस कहा गया। ना नेक्स्ट अगर हम कजेस की बात करें कि क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से यूरोप में रेनेसेंस होता है, बेसिकली यूरोप का जो कल्चरल ट्रेडिशन था उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। सो पहला है कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। सो इन सारे कजेस को अभी हम लोग और भी डिटेल वे में समझेंगे, अभी मैं आप लोगों को सिंपली रीड करके बता देती हूँ। सो पहला है कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। सो इसमें भी दो पॉइंट्स इंक्लूडेड है। पहला है फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन टर्क्स एंड दूसरा है क्रूसेड। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट कज है जिसकी वजह से यूरोप में रेनेसेंस होता है, वो है राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो रीजन है वो है डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। एंड जो फोर्थ रीजन है, जो फोर्थ कज है, वो है राइज ऑफ नेशनल स्टेट। ना नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट्स की बात करें कि यूरोप में जो कल्चरल चेंजेस हुए थे उसका क्या परिणाम निकलता है, सो बेसिकली रेनेसेंस की वजह से हमें यूरोप में दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स देखने को मिलता है। सो पहला है बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। सो जब यूरोप में रेनेसेंस हुआ, जब यूरोप के कल्चरल ट्रेडिशन में चेंजेस हुए, सो उसकी वजह से यूरोप में मॉडर्न एज यानी कि एक आधुनिक काल की शुरुआत होती है। एंड दूसरा है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी कि बेसिकली यूरोप में जब रेनेसेंस हुए देन उसकी वजह से यूरोप में रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी होता है। सो पहला जो है बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। सो जब मॉडर्न एज की शुरुआत होती है देन यूरोप में किन किन चीजों को स्टेबलाइज किया जाता है, किन किन चीजों को प्रमोट किया जाता है। सो पहला है ह्यूमैनिज्म। सो बेसिकली रेनेसेंस आने की वजह से यूरोप में ह्यूमैनिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ह्यूमैनिस्टिक आर्ट को, ह्यूमैनिस्टिक लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को, यानी कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरा है रैशनलिज्म। सो रैशनलिज्म बेसिकली एक ऐसा बिलीफ या फिर एक ऐसा फिलॉसफी है जिसमें यह माना जाता है कि एक व्यक्ति रीजन के थ्रू ही नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। सो रैशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो फिलॉसफी था, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मॉडर्न एज में। और साथ ही साथ रैशनलिस्ट आर्ट एंड रैशनलिस्ट लिटरेचर को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है मॉडर्न एज में। एंड तीसरा है साइंटिफिक व्यू पॉइंट। सो बेसिकली जब यूरोप में रेनेसेंस आता है, जब यूरोप में कल्चरल चेंजेस होते हैं एंड जब यूरोप में एक मॉडर्न एज की शुरुआत होती है, देन उस टाइम पीरियड में साइंटिफिक व्यू पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साइंस का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। सो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में भी बता रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस इंडिविजुअल के बारे में भी बता रखा है, जैसे कि कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो एंड हर्बी। सो इन सारे लोगों ने साइंस के फील्ड में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, सो इन सारी चीजों के बारे में भी हमें इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे रखा है। ना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट था वो था रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सो इस चैप्टर में हमें बता रखा है कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कजेस थे यानी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में रिफॉर्मेशन मूवमेंट होता है। सो बेसिकली चर्च के पास जो ऑटोक्रेसी था यानी कि रूल करने का जो कंप्लीट पावर था, सो इसी के वजह से यूरोप में रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी होता है। एंड इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सो बेसिकली जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, एक कैंपेन को लॉन्च किया था अगेंस्ट द चर्च। सो यही बेसिकली रिफॉर्मेशन मूवमेंट का रिजल्ट निकलता है। सो विद दिस शॉर्ट तरीके से आपका पूरा चैप्टर ही लगभग खत्म हो गया। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें इन सारी चीजों के बारे में ही बता रखा है। बट अभी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, सो उन सारे टॉपिक्स को अब थोड़े डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली पहला जो टॉपिक है वो है कजेस ऑफ रेनेसेंस। सो रेनेसेंस का क्या कारण था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इवन ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। सो पहला है कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। सो बेसिकली जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज थे एंड जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, सो दोनों ही कंट्रीज के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। सो इसकी वजह से भी यूरोप में रेनेसेंस आता है। सो बेसिकली जो बाइजेंटियन एम्पायर था एंड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, सो इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। सो इसीलिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉन्टैक्ट था वो भी इंक्रीज होता है। एंड जितने भी इटालियन, आप कह सकते हैं इटालियन कोस्ट में जितने भी पोर्ट्स थे, सो ट्रेड के एक्सपेंशन होने के कारण इटालियन पोर्ट्स का भी रिवाइवल होता है। सो इन सारे रीजंस की वजह से बेसिकली हमें रेनेसेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द ऑटोमन टर्क्स। सो बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि रोमन एम्पायर का कैपिटल था, सो उस कैपिटल सिटी में जो बाइजेंटियन रूलर थे उसको डिफीट कर दिया जाता है बाय द ऑटोमन टर्क्स इन 1453। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था फॉर द रेनेसेंस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रूसेड्स। सो बेसिकली क्रिश्चियंस के बीच में एंड मुस्लिम्स के बीच में एक रिलीजियस वार हुआ था, सो उसी को क्रूसेड कहा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था
था वो डिक्लाइन होता है, देन उसके बाद से हमें यूरोप के कल्चर एंड ट्रेडिशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो जैसे ही 16th सेंचुरी खत्म होता है, यूरोप में जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी में हमें एक नए ऑर्डर का, आप कह सकते हैं फॉर्मेशन या फिर एक नया ऑर्डर का स्टार्टिंग देखने को मिलता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। सो बेसिकली यूरोप में 14 से लेकर एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे टाउन्स का ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड टाउन्स के ग्रोथ होने की वजह से हमें ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। सिक्स पॉइंट है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। सो फ्यूडलिज्म जैसे ही डिक्लाइन होता है, फ्यूडलिज्म का जो प्रभाव था वो जैसे ही खत्म होता है, देन इसकी वजह से एक नया मिडिल क्लास का भी इमर्जेंस होता है यूरोप में। एंड ये जो न्यू मिडिल क्लास था इसमें बेसिकली टाउन्स पीपल इंक्लूडेड थे, यानी कि टाउन्स में रहने वाले जो लोग थे वही लोग बेसिकली मिडिल क्लास के कैटेगरी से बिलोंग करते थे। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है राइज ऑफ नेशन। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक नया कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का। सो बेसिकली जो लोग थे, जब वो लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हो रहे थे, जब वो लोग एक लिबरल सोसाइटी में रह रहे थे, यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा इक्वलिटी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, सो इसी आइडिया की वजह से वो लोग एक नेशन स्टेट का भी डिमांड कर रहे थे। सो इस कॉन्सेप्ट की वजह से, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, सो इसकी वजह से भी हमें रेनेसेंस देखने को मिला। सो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से, जिन सारे रीजंस की वजह से बेसिकली हमें यूरोप में कल्चर एंड ट्रेडिशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म। सो इस टॉपिक में हम लोग यूरोप के यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ह्यूमैनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग यूरोप के यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली यूरोप में जितने भी अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थे वे बेसिकली इटालियन टाउन्स में ही सेटअप किए गए थे। सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थे यूरोप के, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। सो ये जो दो अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थे यूरोप के, सो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज बेसिकली लीगल स्टडीज के सेंटर्स हुआ करते थे फ्रॉम 11th सेंचुरी, यानी कि अगर आपको लॉ का पढ़ाई करना है देन ये दोनों ही यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था यूरोप में। सो कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था यूरोप के हर एक सिटी में, यानी कि कॉमर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता था, और इसीलिए लॉ ये जो सब्जेक्ट है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था पढ़ने के लिए। यानी कि बेसिकली जो यूरोपियंस पीपल थे वे लोग बेसिकली लॉ के सब्जेक्ट को ही पढ़ते थे, क्योंकि कॉमर्स एंड लॉयर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, कैटेगरी हुआ करता था जिसमें बेसिकली ज्यादातर जो यूरोपियन पीपल थे वो लोग इंगेज होते थे ना। नेक्स्ट हमें ह्यूमैनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रखा है। सो यूरोप में जब एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो रहे थे, सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में ये सजेस्ट किया गया था कि रिलीजियस टीचिंग से हमें जो कुछ भी नॉलेज मिलता है वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, बल्कि रिलीजियस टीचिंग के अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखना चाहिए। सो बेसिकली ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ था इसमें यही बताया गया था कि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी लेना चाहिए, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस नॉलेज है, जो रिलीजियस टीचिंग है, वही हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, वही हमें नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो बेसिकली 19th सेंचुरी के जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसी कल्चर को ह्यूमैनिज्म कहा है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ह्यूमनिस्ट किन लोगों को कहा जाता है। सो ऐसे मास्टर्स, ऐसे टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटीज में ग्रामर, रेटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी को पढ़ाते थे, सो उन्हीं सारे मास्टर्स एंड टीचर्स को ह्यूमनिस्ट कहा गया है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलीजियस नॉलेज के अलावा, रिलीजियस सब्जेक्ट के अलावा ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को बेसिकली ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट भी कहा जाता है, एंड जो मास्टर, जो टीचर इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे उन लोगों को ह्यूमनिस्ट कहा जाता है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है रेनेसेंस के टाइम पीरियड में ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ये जो ह्यूमैनिटीज टर्म है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ह्यूमैनिटास। नाउ नेक्स्ट हमें रेनेसेंस मैन के बारे में बता रखा है। सो रेनेसेंस मैन किन मैन को कहा जाता है, किन इंडिविजुअल को कहा जाता है? सो ऐसे पर्सन जिनका बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट होता है और जिनके पास बहुत सारे स्किल होते हैं, सो ऐसे ही व्यक्ति को रेनेसेंस मैन कहा जाता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द पीरियडाइजेशन यूज्ड बाय ह्यूमनिस्ट। सो ये सारे जो ह्यूमनिस्ट थे एंड बाद के जितने भी स्कॉलर्स थे, सो उन्होंने बेसिकली पास्ट के टाइम पीरियड को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, उन्होंने बेसिकली उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो उनके अकॉर्डिंग 5th से लेकर 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको बेसिकली मिडिल एज कहा जाता है, एंड इसको भी फर्दर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो बेसिकली 5th से लेकर 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसको डार्क एज कहा गया है, क्योंकि बेसिकली इसी टाइम पीरियड के दौरान यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था
उसको प्रैक्टिस किया जाता था। नाउ नेक्स्ट 9 से लेकर 11 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था इसको अर्ली मिडिल एज कहा गया है एंड 11 से लेकर 14 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था इसको लेट मिडिल एज कहा गया है एंड 15 सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड था उसको बेसिकली मॉडर्न एज कहा गया है, जब बेसिकली यूरोप में हमें कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चेंजेस देखने को मिले। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सो जोनाहस गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1455। सो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन की वजह से बुक्स का जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बुक्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली पहले बुक्स को लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट होता था, बट जब अब बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा सो इसीलिए बुक्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से एजुकेशन का हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट थे जो कि रेनेसेंस के टाइम पीरियड में ऑकर हो रहे थे, जैसे कि ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म, सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे इसका भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। नाउ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है द एस्पिरेशन ऑफ वुमेन। सो इस टॉपिक में हमें यूरोप के वुमेन के कंडीशन के बारे में बता रखा है। सो यूरोप के एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में वुमेन का जो पोजीशन था वो बहुत ज्यादा खराब था, वो इतना अच्छा नहीं था। वेयरएज यूरोप के मर्चेंट के फैमिलीज में वुमेन का जो पोजीशन था वो समवट थोड़ा डिफरेंट था, यानी कि थोड़ा अच्छा था। सो यूरोप में ऐसे काफी शॉपकीपर्स थे, ऐसे काफी दुकानदार थे जिनकी जो वाइफ होती थी, जिनकी जो पत्नी होती थी, वो अपने हस्बैंड की हेल्प किया करती थी शॉप को रन करने के लिए, यानी कि शॉप को चलाने के लिए। एंड यूरोप में अगर ऐसा कोई मर्चेंट होता था, ऐसा कोई व्यापारी होता था जिनका बहुत जल्दी डेथ हो जाता था, देन उसकी जो विडो होती थी, यानी कि उसकी जो विधवा होती थी, वो एक लार्जर पब्लिक रोल को परफॉर्म करती थी। यानी कि मर्चेंट के बिहाफ पे उसकी जो पत्नी होती थी, विडो होती थी, विधवा जो होती थी, वो उनके सारे पब्लिक रोल को परफॉर्म किया करती थी। नाउ नेक्स्ट हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड दो बहुत ही ग्रेट वुमेन के बारे में बता रखा है उस टाइम पीरियड की। सो पहला है कैसेंड्रे फेडेले। सो कैसेंड्रे फेडेले बेसिकली अपने ग्रीक एंड लैटिन के नॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती थी एंड इवन इनको यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा में इन्वाइट भी किया गया था ओरेशन, यानी कि भाषण देने के लिए। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट लेडी थी उनका नाम था इजाबेला द ईस्ट। सो इजाबेला द ईस्ट जो थी वो बेसिकली अपने स्टेट को रूल किया करती थी और अपने कोर्ट ऑफ मैंटुआ को रूल किया करती थी जब भी उनके जो हस्बैंड होते थे वो एब्सेंट होते थे। यानी कि अगर इनके हस्बैंड कुछ भी काम करने के लिए कहीं पे भी बाहर जाते थे देन उसके बिहाफ में बेसिकली इजाबेला द ईस्ट ही अपने कोर्ट को रूल किया करती थी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली 1517 के टाइम पीरियड के दौरान एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। सो मार्टिन लूथर ने बेसिकली यूरोप में एक कैंपेन को लॉन्च किया था, एक आंदोलन किया था अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। सो इन्होंने ये कहा था हर एक पर्सन से कि हमें प्रिस्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें किसी भी पंडित या फिर पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमें अपना जो कॉन्टैक्ट है वो भगवान के साथ स्टेबलाइज करना हो। साथ ही इन्होंने अपने फॉलोवर्स से ये भी कहा था कि अगर हम भगवान के ऊपर कंप्लीट फेथ रखते हैं, यानी कि पूरा श्रद्धा रखते हैं, देन ये जो हमारा फेथ है, यानी कि ये जो हमारा श्रद्धा है भगवान के ऊपर, ये जो हमारा बिलीफ है, वही हमें एक सही लाइफ जीने के लिए भी गाइड करेगा और साथ ही साथ इसी फेथ की वजह से हमें हेवन में, यानी कि स्वर्ग में भी जगह मिलेगा। सो इसी मूवमेंट को बेसिकली प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा गया है, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, अगेंस्ट द पोप। सो विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द कोपरनिकस रिवॉल्यूशन। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि कोपरनिकस ने किस तरीके से चर्च का जो बिलीफ था, चर्च का जो एक थ्योरी था कि बेसिकली जो अर्थ होता है उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है। सो इस थ्योरी को किस तरीके से उन्होंने गलत प्रूफ किया था और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि सन नहीं बल्कि जो अर्थ होता है एंड जितने भी दूसरे अदर प्लैनेट्स होते हैं वो सारे ही प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये टॉपिक आप लोगों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हमें कोपरनिकस के बारे में बता रखा है कि कोपरनिकस ने जो अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था उसका क्या टाइटल था। सो उनका जो मैन्युस्क्रिप्ट था उस मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल था द रेवोल्यूशनरी बस, यानी कि द रोटेशन, जिसमें उन्होंने बेसिकली अर्थ एंड दूसरे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस थ्योरी को प्रूव किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है जोनाहस केपलर। सो जोनाहस केपलर ने बेसिकली कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री बुक को पब्लिश करवाया था, यानी कि उस
बुक को लिखा था। तीसरे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। सो उन्होंने द मोशन इसके ऊपर वर्क किया था। एंड चौथे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है आइजैक न्यूटन। सो उन्होंने बेसिकली ग्रेविटेशन के थ्योरी को दिया था। सो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है देन मैं आप लोगों को अगेन बोल रही हूँ कि वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर टॉपिक वाला वीडियो देखना है देन सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।